बहराए रोम की वो सुबह अजीब सी थी, ना पूरी रोशनी ना पूरा अंधेरा। लहरें बिल्कुल सीधी थीं, जैसे किसी बड़े फैसले के इंतजार में हूं। खौराउद्दीन बारबरोसा अपनी फ्लैगशिप सुल्ताना के अगले हिस्से पर खड़ा था, मगर इसके चेहरे पर पहली बार कोई गहरी सोच, कोई बेचैनी, कोई छपी हुई सियासी आग जल रही थी। वो आग जो जंग से भी ज्यादा सख्त होती है, क्योंकि जंग तलवार से लड़ी जाती है, मगर सियासत ज़हन से। और जिसका ज़हन कमज़ोर हो वो दुनिया नहीं चलाता, दुनिया इसे चला देती है। इस सुबह बारबरोसा जानता था कि जेनीवा, वीनस और पापाए रोम की बेड़े कुचल देना आसान हिस्सा था। أصل مرحلة أبي شروع وراتا. इसके दुश्मन समंदर में शिकस्त खा चुके थे, मगर खुश्की पर महलोती साजिशों में, चर्च की कौंसिलों में और यूरोपी बादशाहों के दरबारों में अब इसके खिलाफ वो साजिशें जन्म ले रही थीं जो खिली जंग से ज्यादा अंधी होती हैं। तानेस की तरफ बढ़ते हुए मुसलमान बेड़े में एक गहरी सोच छाई हुई थी। अफसरों को लगता था अब कुछ दिन आराम मिलेगा, मगर बारबरोसा जानता था कि अभी सुकून का वक्त नहीं आया। हर जहाज पर जख्मी सिपाहियों की देखभाल जारी थी, मगर डेक पर बहरी सिपाहियों और तोपिचों की आहिस्ता आहिस्ता चलती हरकत ये जाहिर कर रही थीं कि बेड़ा एक अजीब सी तनाव में है। जैसे सब जानते हों कि फतह के बाद हमेशा दो चीजें आती हैं, आइनाम बदल, और यूरोप के मिजाज में बदला हमेशा करीब ही होता है। जब बेड़ा तानेस के करीब पहुंचा, बारबरोसा ने अपने अफसर पैरी रईस को बुलाया। वही पैरी रईस जो खुद एक नाबगा नक्शा साज, बहरी माहिर और तजर्बाकार अमीरुल बहर था। बारबरोसा ने धीमी मगर हुक्मरोब आवाज में कहा, मुझे इस फतह से ज्यादा इस बात का खौफ है कि यूरोप इस शिकस्त को चुप करके नहीं बैठेगा। वीनस अब बराहे रास्त जंग नहीं करेगा, वो पीछे से रोम को भिड़काएगा। أروم مرسل بدماء السه. और स्पेन हमेशा मौका ढूंढता है। पैरी रईस ने समंदर की सुकड़ती लहरों को देखकर कहा। أغا تورم سمور. बारबरोसा ने जवाब दिया, हम फतह के मोड़ पर नहीं, फैसले के मोड़ पर हैं। अगर हमने सिर्फ समंदर की जंग जीत कर बैठ गए तो खुश्की वाले हमें तबाह कर देंगे। यहां से हमारी सियासत शुरू होती है। इसी लम्हे सुल्ताना के डेक पर हवाएं तेज होने लगे, जैसे धूप से भरी गर्म रात किसी तूफान का रास्ता साफ कर रही हो। तानेस के सुल्तान ने पूरे बेड़े का इज्जत व एहतराम से इस्तकबाल किया। जहाज बंदरगाह में दाखिल होते तो लोग तकबीरें बुलंद करते, शहरी दोनों हाथों से फूल निछावर करते। बारबरोसा का मकाम अब सिर्फ एक अमीरुल बहर का नहीं रहा था, वो पूरे बहराए रोम का कादन आला बन चुका था। मगर जितनी चमकती हुई ये इज्जत थी, इससे कहीं गहरे साए यूरोप की जानिब से बढ़ रहे थे। तानेस के सुल्तान हुसैन हफ्स ने बारबरोसा को रोम से आने वाला एक खुफिया खत दिया। वो खत सीधा पापाए रोम की तरफ से था। Mediterranean cannot be left in the hands of the Turks. Barbarossa must be stopped. वो खुश्क कागज पर लिखा हुआ खत बारबरोसा के लिए किसी पहाड़ के बोझ जैसा था। सुल्तान तानेस ने खत देते हुए कहा, तुमने जंग जीत ली, मगर उनका दिल इससे नहीं टूटा। वो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, मगर तलवार से नहीं, साजिश से। बरबरोसा मिस्रा. वो मुस्कुराहट जो कभी खुशी की नहीं होती, बल्कि वो मुस्कुराहट होती है जब लश्कर का सरदार जान ले के दुश्मन ने अपनी कमजोरी खुद जाहिर कर दी है। इसने खत को उठाया, दो हिस्सों में फाड़ दिया और हुआ में उछाल दिया। जो अपनी साजिश खुद भेज दे, इसकी सकाफत खत्म हो चुकी होती है। मगर असल तूफान वीनस रोम में नहीं, बल्कि स्पेन में उठ रहा था। स्पेन का बादशाह कार्लोस, जो इस वक्त यूरोप का सबसे ताकतवर आदमी था, ने अपने बहरी कौंसिल में ऐलान किया, बारबरोसा को रोकना सिर्फ जेनीवा वीनस की जिम्मेदारी नहीं, अब ये पूरे यूरोप का फर्ज है। और इस ऐलान का साफ मतलब था, असल जंग अब समंदर से नहीं, सियासत से लड़ी जाएगी। इस सियासी दबाव को समझने के लिए बारबरोसा ने सबसे पहले अपनी बेड़े को मजीद मजबूत करना जरूरी समझा। तानेस पहुंचते ही इसने अपने कारीगरों, जहाज साजों और तोप ढालने वालों को हुक्म दिया कि बेड़े को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए। एक हिस्सा अलजायर और तानेस के दरमियान गश्त करेगा, दूसरा हिस्सा, जो सुल्ताना के करीब होगा, बारबरोसा की बराहे रास्त कमान में रहेगा। इसके बाद बारबरोसा ने एक अहम इजलास बुलाया, जिसमें इसने बहराए रोम की पूरी सियासत का नक्शा फर्श पर फैला दिया। अफसरों ने जब वो नक्शा देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि यूरोप को समझना कितना मुश्किल, मगर कितना जरूरी है, क्योंकि दुश्मन के इरादों को समझना जंग का निस्फ हिस्सा होता है। बारबरोसा ने नक्शे पर उंगली फेरी और कहा, जिनो, वनिस, निलिज, इरीसा, और ये स्पेन। फिर इसने उंगली आहिस्ता से मराकश, तानेस और अलजायर की तरफ ले जाकर कहा, और यहां हम हैं। समंदर जिनके बीच हो, असल जंग उन्हीं के दरमियान होती है।
جب افسروں نے پوچھا کہ اگلا قدم کیا ہوگا، باربروسا نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، جیسے ربو سے رہنمائی مانگ رہا ہو، حملاً لحفاظة. ہم سمندر کو بند نہیں کر سکتے، مگر اسے قابو میں ضرور رکھ سکتے ہیں۔ ألفاظ سمجنا آسان نتا. باربروسا نے وضاحت کی، اگر ہم یورپ کے بیڑوں کو بندرگاہوں تک محدود کر دے تو وہ جنگ نہیں کر سکے گے۔ جنگ سمندر میں ہوتی ہے، ڈاکس میں نہیں۔ اسی وقت تانیس کا وزیراعظم اجلاس میں آیا اور مالٹا کے گرینڈ ماسٹر کا خفیہ پیغام پیش کیا، وہی مالٹا جہاں کے نائٹ مسلمان خون سے نفرت میں اپنی مثال اب تھے۔ غمتا. باربروسا کی قوت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اگر یورپ نے اسے نہ روکا تو بحیرہ روم ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ باربروسا نے جواب میں صرف ایک جملہ کہا، إريور. تو اس کا مطلب ہے ہم صحیح راستے پر ہیں۔ اس کے بعد اس نے افسروں کو رخصت کیا اور خود رات کے وقت تنزا ساحل پر اکیلا چلنے لگا۔ چاند آدھا تھا، ہوا گرم تھی اور سمندر کی لہریں یوں لگ رہی تھیں جیسے کسی عظیم امیر البحر سے سرگوشی کر رہی ہوں۔ اے بیو. وقت بدل رہا ہے، باربروسا نے سوچا۔ جنگ جیت کر سب سمجھتے ہیں کہ سکون آئے گا، لیکن سکون صرف کمزور لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے۔ طاقتور لوگوں کے لیے سکون ایک خواب ہوتا ہے۔ اس رات باربروسا کے ذہن میں ایک نیا نقشہ بنا، ایک ایسا منصوبہ جو پورے یورپ کی سیاست ہلا دے گا۔ إئسا منصوب جوأس صرف أمر البحر. سلطان البحر بنادا. بحیرہ روم کی اس سنوا خیز رات میں، جب ہوا نے جیسے اپنی سانسیں روک لی تھیں اور آسمان پر بادل کسی پرانی جنگ کے پھٹے ہوئے پرچم کی طرح ٹھہرے ہوئے تھے، خوراؤدین باربروسا نے وہ چال چل دی جو نہ وینس کے تاریخ دان سوچ سکتے تھے، نہ جنیوا کے اذہان میں کبھی آ سکتی تھی، اور نہ پاپائی لشکروں کے کسی جنرل نے اپنی کسی کتاب میں پڑھی ہوگی۔ اس نے اپنے قیقین اور گیلے نیم بادبانوں پر لا کر یورپ کی عظیم اتحادی بحری قوت کو اس ڈیڈ زون کی طرف موڑ دیا، وہ مقام جہاں سمندر اپنی روانی سے انکار کر دیتا ہے، جہاں ہوا اپنی قوت کھو دیتی ہے، جہاں بادبان ذرا سا بھی نہیں ہلتے، اور جہاں دنیا کی سب سے بڑی بحری طاقتیں ایک لمحے میں بے جان لوہے کے ڈھانچے بن جاتی ہیں۔ جب جنیوا، وینس، پاپائے روم، مالٹا اور اسپین کے بیڑوں نے سمجھا کہ باربروسا پیچھے رہ گیا ہے، تب حقیقت میں وہ انہیں اپنی ہتھیلی کی لکیروں کی طرح کھینچ کر اس سمندری قبرستان میں لا رہا تھا جہاں ہر یورپی جنرل چیختا تھا، Full sails. After him. مگر یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ باربروسا ان کے ہوش، غرور اور تدبیر تینوں کو آزما کر انہیں اس قید میں دھکیل رہا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ اور جب پورا یورپی بیڑا اس ڈیڈ زون میں داخل ہوا، ان کے بادبان یوں سیدھے کھڑے رہ گئے جیسے کسی نے انہیں آسمان سے باندھ دیا ہو۔ اس لمحے باربروسا نے اپنی فلیگ شپ سلطانہ کے ڈیک پر کھڑے ہو کر ایک ہلکی سی مگر فیصلہ کن مسکراہٹ کے ساتھ وہ حکم دیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دینا تھا۔ رسعل. إشارة دو. أج فصل سمندر. اشارہ دینے والی مشل چمکی، گھول بجے، اور پھر عثمانی بیڑا ہلالی فارمیشن میں ڈھل کر یورپ کے 300 سے زیادہ جہازوں کو اپنے دائرے میں قید کر چکا تھا۔ یورپ کا ہر ایڈمرل چیخ اٹھا، We are trapped. The wind has stopped. This is a curse. مگر یہ نحوست نہیں تھی، یہ باربروسا کی سمندری دانش تھی، وہ فطری قوت جس سے وہ ہوا اور پانی دونوں کی زبان سمجھتا تھا۔ الحمل شروع ہوا۔ بائیں جانب سے آگ برساتے مٹی کے گولے، دائیں جانب سے شولازن تیر، اور بیچ سے توپوں کی گونج نے بحیرہ روم کو آگ اور لوہے کی دوزخ میں بدل دیا۔ یورپی بیڑا حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا، سمندر کا مردہ خطوہ انہیں لکڑی کی بے جان تنوں کی طرح جکڑ چکا تھا۔ باربروسا اپنے ڈیک پر کھڑا تھا، بالوں میں ہوا، آنکھوں میں آگ، اور دل میں وہ سکون جو صرف اسی قائد کو ملتا ہے جو اپنی تقدیر خود لکھتا ہے۔ ورجر بولا. جاء دشمن النس. وہاں حملہ قسمت بن جاتا ہے، اور یورپ کے بیڑے پل بھر میں جلتی ہوئی لکڑیوں کے جنگل میں بدل گئے۔ جنیوا کے ایڈمرل چیخ رہے تھے، He is not a man. He is the sea's own devil. وینس کے سپاہی رو رہے تھے، He knew the dead zone. اسپینی گیلین 2 ٹکڑوں میں بٹ کر ڈوب رہی تھیں، مسلمان غلام تیرتے ہوئے آزادی کے نعرے لگا رہے تھے، اور باربروسا نے اس وقت بھی اپنے ملاحوں کو حکم دیا، نشان ورلی. آدم ورن. کیونکہ اس کے نزدیک جنگ صرف فتح نہیں، انسانیت کا امتحان بھی تھی۔ جب جنگ کا آخری لمحہ آیا، سلطانہ براہ راست اندریا ڈوریا کے فلیگ شپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ڈوریا سمجھ رہا تھا کہ اب اسے قتل کر دیا جائے گا، مگر باربروسا نے صرف ایک جملہ کہا، اندر. میری حکومت اللہ نے لکھی ہے، تمہاری انسانوں نے بنائی ہے، فرق سمجھتو. اور اسے زندہ چھوڑ دیا۔ جبکہ اس کی پوری بحری قوت کا 70% سمندر میں ڈوب چکا تھا،
बाकी शिकस्त खुर्दा भाग रहे थे। पापाई बहरी सल्तनत टूट चुकी थी, वीनस की बहरी बर्तरी हुआ हो चुकी थी, और माल्टा के फिदाई अपनी आंखों से देख रहे थे कि इस समंदर का असल सुल्तान कौन है। और इस रात बहराए रोम ने अपनी तारीख बारबरोसा के नाम कर दी, वो रात जिसमें समंदर ने इंसान से कहा। बहराए रोम की वो सुबह जंग के बाद मामूल की सुबहों जैसी हरगिज नहीं थी। रात के घोई और जली हुई लकड़ी की बाव अब तक हुआ में बसी हुई थी, मगर उन तमाम मनाजिर के बीच खैराउद्दीन बारबरोसा के दिल पर एक अजीब सा बोझ था, ना गम का, ना थकन का, बल्कि इस जिम्मेदारी का जो इस पर इस लम्हे आतर थी जब इसने यूरोप की सबसे बड़ी बहरी इत्तेहादी कुव्वत को तारीख की सबसे जुलत आमेज शिकस्त दी थी। अलिफाबेरती हुए सूरज की सुर्खी इसके मानूस मगर थके हुए चेहरे पर यूं पड़ रही थी जैसे समंदर खुद इसका ताज साफ कर रहा हो। सुल्ताना के अर्श पर जख्मी मल्ला, खुश मुसलमान चुराने वाले, नए आज़ाद होने वाले उंदलसी लोग और फतह की लिपटू में तपते हुए लंगर, सब एक दूसरे को अपनी नजात और आज़ादी की दास्तानें सुना रहे थे, मगर बारबरोसा बेकरार था। वो डेक से दूर चलता हुआ जहाज के पेशानी हिस्से तक जा पहुंचा, जहां से नज़र की हद तक सिर्फ बेकिरा पानी दिखाई देता था। इसने सोचा, जंग जीतना बहुत है, मगर असल जंग तो अब शुरू हो रही है, क्योंकि यूरोप ऐसी रुसवाई का बदला लिए बगैर कभी नहीं बैठेगा। पूरा वेटिकन, तमाम सल्तनतें और शहनशाहियत इस शिकस्त का हिसाब जरूर चुकाने आएंगी। फिर इसके ख्यालात एक पिल के लिए जिंदगी के उन रास्तों पर चले गए जहां वो इरोज का जख्मी जिस्म थामे समंदर में रू रहा था, जहां इसकी माँ दोपहर की धूप में अपने बेटों के लिए दुआएं करते थकती ना थी, और इस लम्हे तक जब वो पहली बार अलजायर के साहिलों पर अयास पाशा के साथ खड़ा समंदर को देखकर कहा करता था, एक दिन में उन पानियों को अपने कानून पर चिल्लाऊंगा। आज इस रात के बाद इसे महसूस हो रहा था कि वो दिन आ गया है, मगर इसके साथ एक बोझ भी आ गया है, ऐसी जिम्मेदारी का बोझ जिसे सिर्फ वही उठा सकता था। इसी सोच में डूबा हुआ था कि पीछे से अजीज बन बाबा, हसन आगा और तारगात रसा आ खड़े हुए। उनके चेहरों पर थकन भी थी और फखर भी। वह बोल, सिनर जिन खत्मुआ दशमनस्तुआ, क्या हम साहिल की तरफ रुख करें? मगर बारबरोसा ने सिर्फ सर को हल्के से हिलाया और कहा, इब्न, इस जंग ने सिर्फ उनके जहाज तोड़े हैं, उनकी रात नहीं टूटी। मैं उन्हें अपने घरों तक भगाए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। ये कहकर वो दौर यूरोप की समत देखने लगा जैसे दिल में कोई दौर का फैसला रकम हो रहा हो। फिर इसने तारगात को हुक्म दिया कि जख्मी जहाज़ों को लाइन से बाहर निकालो, उंदलसी बेचारे मुहाजिरीन को खाना और इलाज दो, और पूरी बीड़ाबंदी को गनर्द हमला जाती साख्त सर्क्यालर रेडिंग फॉर्मेशन में ले आओ, क्योंकि अब वो माल्टा, सिसली और नेपल्स की तरफ पेश कदमी का इरादा रखता है। वो इरादा जो बहराए रोम की सियासत को जड़ से हिलाने वाला था। इस वक्त समंदर की लहरें सुल्ताना के बदन से टकराकर एक अजीब राग छेड़ रही थीं, जैसे समंदर अपने सुल्तान के हाथों एक नया नसीबनामा लिखवा रहा हो। और दूर यूरोप के बच्चे खिंचे जहाज सिसली की तरफ भागते दिखाई देते थे, फटे हुए बादबानों के साथ, दहकते हुए डीकों पर बैठे वो मल्ला जो पहली बार एतराफ कर रहे थे कि जिसे वो कज़्वाक समझते थे, वो दरअसल समंदर का हाकिम है। ये देखकर बारबरोसा ने सोचा, खौफ यूरोप की रूहों में उतर चुका है, मगर खौफ उन्हें रोकेगा नहीं। बदलर अब्रारा, क्योंकि एंड्रिया डोरिया जैसे लोग शिकस्त को सीने में जलाकर नहीं रखते, वो रोम जाकर पोप के तख्त के नीचे लंबी सजदा नुमा शिकायतें लिखवा कर आते हैं, और इस बार वो लाजिमना ऐसा करेगा। इसका मतलब था कि बहराए रोम अब एक नई जंग के दहाने पर है। बारबरोसा ने वुजू किया, मिस्तोल के पास खड़ा होकर किबला रुख हुआ और इस यूरोप शिकन रात के बाद पहला सजदा अदा किया। इसने दुआ की, आ अल्लाह, ये समंदर तेरी अमानत है। अगर ताव ने मुझे ये कुव्वत दी है तो फराइज भी मेरी गर्दन पर इतने ही भारी हैं, मुझे जिल्लत ना देना, मुझे गुरूर से बचाना। इसकी आंखों में वो आंसू थे जो किसी ने नहीं देखे, क्योंकि वो एक कदीम इंसान था, जिसके अंदर एक शेर भी था और एक दरवेश भी, और दोनों एक ही जिस्म में लड़ते रहते थे। सजदे से अलिफाटे कर वो डेक पर वापस आया और ललकार कर बोला, ए बेऊ, आज की रात समंदर हमारा है। वारी बिबिन दिदम जिंदवा। घोल बजने लगे, चप्पू पानी को चीरते चले गए, और बहराए रोम पर एक ऐसी गूंज फैल गई जैसे समंदर नए सुल्तान का रास्ता खुद खोल रहा हो। इस रास्ते के आगे वो लम्हे थे जिनमें यूरोप की रियासतें, वेटिकन के पादरी, हस्पानिया का ताज और माल्टा के सरदार अभी तक ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो किस ताकत से टकरा बैठे हैं, ऐसी ताकत से जो ना किसी ताज से बुनती है, ना किसी सल्तनत से, बल्कि इस दिल से बुनती है जिसमें समंदर की रूबसी हो। यूजिना का असल तीर चल गया। इसने समंदर के बीच एक और झूठी पसपाई का माहौल पैदा कर दिया, जिससे यूरोपी बेड़े को लगा कि बारबारोस कमजोर पड़ गया है,
मगर हकीकत ये थी कि वो उन्हें एक ऐसे फंदे में खींच रहा था जहां हुआ भी उनके हक में नहीं चलती थी। हुआ खिलाफत उस्मानिया के झंडे की समत थी, और जब बड़ी तोपें गरज कर चलीं तो पूरी यूरोपी सफ लरज उठी। बारबारोस ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए पुकारा, अल-मजमुआ। ये वो घड़ी है जब तुम्हारी तलवार और तुम्हारा ईमान एक होकर समंदर का फैसला करेंगे। और जैसे ही ये अल्फाज बारूद, खून और हुआ के शोर में गूंजे, इसके लश्कर पर एक इलाही जोश आतर आया। Sapaya apni Johnny tili parek kar joz dar joz choi mikude pe. जंग का मंजर इतना शदीद हो चुका था कि दुश्मन की चीखें हुआ का हिस्सा बनकर खुद बारबारोस के गिर्द एक अजीब सा असर बन रही थीं। जब बारबारोस ने एक यूरोपी फ्लैगशिप पर बराह रास्त हमला किया तो इसका जोश देखकर इसके तजर्बाकार कैदी भी हैरान रह गए। इसने एक हाथ से एंकर का भारी वजन उठाकर दुश्मन के जहाज के अर्शे पर फेंका, जिससे उनका तवाजुन बिगड़ गया। फिर वो अपनी तलवार के साथ इस तरह लपका जैसे इसके जिस्म में लोहे की बारिश हो। यूरोपी मैरीन इसके सामने वहीं के वहीं जिम गए, क्योंकि ये एक कातिल तराना था। बारबारोस तलवार ऐसे चला रहा था जैसे इश्क के मकाम पर कोई रक्स करता है। जंग की इसी रवानी में इसने अपने भाई इशक रीस और के लिए एक लम्हा दुआ भी की। अगर तुम दोनों आज होते तो देखते कि तुम्हारी वारिस तलवार आज भी इस समंदर को फतह कर रही है। ये अल्फाज इसकी रूह को नई ताकत से रोशन कर गए। इसी वक्त बारबारोस ने एक खतरनाक फैसला किया। इसने दुश्मन की फ्लैगशिप पर पूरी शिद्दत से सवार होने का हुक्म दिया। ये वो लम्हा था जहां समंदर के बीच जिंदगी और मौत एक बारीक लकीर बन चुकी थीं। दोनों जानिब के जहाज़ों का खून समंदर में सुर्ख फूलों की तरह खिल रहा था। यूरोपी कमांडरों ने देखा कि बारबारोस अपने नुखबा के साथ बराह रास्त उनके दिल पर हमला आवर है, तो वो भी हर दीवार सर करके खड़े हो गए। मगर बारबारोस की बर्क रफ्तार और इसकी समंदरी चालों के सामने उनका हौसला टूट चुका था। बारबारोस ने एक जोरदार जर्ब लगाकर दुश्मन के कप्तान को गिरा दिया और इसके जहाज पर अपना झंडा गाड़ दिया। जब ये झंडा हुआ में लहरा कर पूरी कुव्वत से सुन बोला, तो समंदर की लहरों ने भी इसकी रवानी को महसूस किया। ये फैसला कुन लम्हा था। जंग का पलड़ा मुकम्मल तौर पर बारबारोस के हाथ आ चुका था, मगर वो रुका नहीं। इसने दोबारा सफ़ेबंद करवाते हुए यूरोप के बीच में एक नया पैगाम उछाल दिया। ये समंदर हमारी विरासत है, और जब तक इसमें हुआ चलती रहेगी, बारबारोस का नाम इस पर हुकूमत करेगा। जब जंग शाम की धुंधली रात की तरह ढल गई, तो समंदर ने यूरोप को एक और सबक दिया कि बारबारोस के सामने खड़ा होना मशरिकी उफ़ुक़ पर मौत की सियाह आहट को महसूस करना है। ये पार्ट 5 का वो मोड़ था जहां बारबारोस ने एक बार फिर दुनिया को दिखाया कि वो महज बहरी एडमिरल नहीं बल्कि रोम की तलवार है। वो तलवार जो समंदर के सीने को चीर कर हक की राह साफ करती है और जिसका एक वार पूरी सल्तनतों की सियासत का रुख बदल देता है। बहरे रोम की रात आज कुछ और ही थी। ना सितारे अपनी जगह थे, ना हुआ अपने नर्म लहजे में चल रही थी। हर चीज़ बारबारोस के लिए राग गई थी, जैसे कायनात ने सांस रोक ली हो और समंदर की रूह खुद ये देखना चाहती हो कि इस आखिरी मरहले का अंजाम क्या होगा। ये 7 का आखिरी मरहला था, जहां मौत और फतह, ईमान और आजमाइश, खौफ और जोश सब एक ही दामन में बंधे हुए थे, और बारबारोस पूरी फ्लीट के साथ दुश्मन के दिल पर आखिरी कारी ज़र्ब लगाने जा रहा था। सुबह की पहली किरणें समंदर की सतह पर चांदी की रोशनी बखेर रही थीं, मगर उनके बीच लोहे, बारूद और खून की बो बसी हुई थी। दुश्मन के बच्चे खिंचे जहाज टूटकर एक झुरमट में अपनी जानें बचाने की कोशिश कर रहे थे, और यूरोपी एडमिरल की आंखों में वो थकावट और शिकस्त थी जो सिर्फ इस वक्त पैदा होती है जब कोई खुद को ऐसे दुश्मन के मुकाबिल पाता है जिसे अल्लाह ने किसी खास मकसद के लिए पैदा किया हो। बारबारोस ने अर्शे पर खड़े होकर एक लम्हा लिया, फिर आंखें बंद करके समंदर की गर्दिश को महसूस किया। इसे अपने भाई इशक की मिट्टी की खुशबू याद आई, कीरू का अहद याद आया, और वो जोश याद आया जब वो पहली बार अलजायर के साहिल पर रेत में ठहरे थे और कहा था, एक दिन हम समंदर को आज़ाद करेंगे। और आज वो दिन इसके सामने था। उन जज्बात की लहर के साथ इसने आंखें खोलीं और अपने लश्करों को पुकारा, आज का दिन हमारी नस्लों की तकदीर लिखेगा, जो सामने आए इसे तोड़ दो। ये आवाज़ ऐसी थी गोया कोई फरिश्ता मैदान जंग में उतर आया हो। पूरा लश्कर एकदम से जिंदा हो उठा। जहाज़ों ने अपने बादबान किस लिए, तोपे तैयार हो गंज, और अल्लाह अकबर की गूंज हुआ से भिड़ गई। फिर वही हुआ जो हमेशा हुआ करता था। बारबारोस अपनी हिकमत से नहीं, अपनी रूहानी हैबत से जंग जीतता था। जब इसकी फ्लैगशिप ने दाश्मन को मनूवर से घेर लिया, तो पूरी यूरोपी सफ लम्हे भर को मुंजमद हो गई। तोपों की गरज, पत्ताकों की फड़फड़ाहट, अर्शे पर के बर्क रफ्तार कदम, सब एक ही आवाज़ बन गए। बारबारोस ने एक मोहलिक हमले का हुक्म दिया को बराह रास्त दाश्मन जहाज़ों पर चढ़ाना, और इस हुक्म की तेज़ी ने दाश्मन की रूह तक हिला दी। बारबारोस खुद पहली लॉन्च बोट में खड़ा था, हाथ में तलवार, आंखों में वो रूहानी जलाल जो सिर्फ इस वक्त पैदा होता है
जब कोई इंसाफ और हक के इल्म तले लड़ रहा हो। जैसे ही वो दौरिये की बची हुई फ्लीट के करीब पहुंचे, जंग आखरत का मैदान बन गई। तलवारें टुकराते, खाले टूट, दुश्मन के कप्तान की चीखें और किनारे एक ही साज बन गए। बारबारोस एक जंगी क्रूजर पर चढ़ा और इसकी चढ़ाई का मंजर देखकर दुश्मन की लाइन बखर गई। वो तलवार नहीं चला रहा था, वो एक ऐसी रूह का नक्श पेश कर रहा था जिसका मकसद सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक निज़ाम, एक इज्जत और एक गाजी की शान को जिंदा रखना था। इसने 3 मैरीन अफसरान को लगातार कारी ज़रबों से गिरा दिया, फिर मिस्तोल के साथ लिपटकर बिजली की तरह दोबारा अर्शे पर उतरा, जैसे वो हुआ का बेटा हो। एक लम्हे में दुश्मन का एडमिरल इसके सामने आ गया, बेचैन, परेशान, आंखों में मौत का साया। इसने कांपते हाथ से तलवार उठाकर कहा, Barbaros. ये समंदर तुम्हारी दहशत का आज खात्मा करेगा। बारबारोस ने हल्की मुस्कुराहट से जवाब दिया, समंदर उनका होता है जो इसे ईमान से चिल्लाते हैं। फिर एक भरपूर ज़रब से इसका हथियार गिरा दिया। एडमिरल बेहोश होकर गिरा, और इस एक लम्हे ने यूरोप भर के केबनों में लरसती हुई खामोशी फैला दी। अपने एडमिरल को गिरते देखकर पूरी यूरोपीय फ्लीट के हौसले पानी की तरह बह गए। बारबारोस ने इस लम्हे को ज़ाय नहीं होने दिया। इसने आखिरी हमले का हुक्म दिया, और सिर्फ 20 मिनट में यूरोप की बाकी कुव्वतें ऐसे बखर गईं जैसे तूफान के बाद रेत पर बिखरे हुए टुकड़े। जंग करीबन खत्म हो चुकी थी, मगर बारबारोस की रूह अभी भी समंदर की लहरों में चलती हुई महसूस हो रही थी। इसने रात के अंधेरे में खड़े होकर हुआ से एक लम्हा बात की, जैसे वो समंदर से मशवरा कर रहा हो। फिर इसने हल्की सी दुआ की, अगर मेरे हाथ में गलबा और इज्जत दी है, तो इसे सिर्फ हक की खिदमत के लिए कायम रख। ये दुआ पूरी बहरे रोम पर एक नई रूह की तरह आतर आई। जब सुबह का पहला सूरज समंदर की छाती पर चढ़ा, तो बारबारोस की फ्लीट फतेह के परचमों के साथ कायम थी, और समंदर ने खुद इसे सलाम किया। लहरें हल्के से रक्स में आए, जैसे कहती हों, ए रोम की तलवार, अब इस समंदर के बादशाह तुम हो।